नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में मकड़ी का जाला एकांकी के महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या कर रहे थे। इस क्रम में हम लोग पेज नंबर 68 के लास्ट पैरा में पहुंचे थे। चंद्रभान काम मांगने के लिए आया है और भोलानाथ उसका मालिक है, बॉस है। काम की लगभग बात हो चुकी है, लेकिन भोलानाथ की एक बीमारी है, सफलता का नशा उसको लग चुका है। उसकी अंतरात्मा ने सफल होने के स्वाद को चख लिया है और सफल होना वो मुक्त होने के अर्थ में नहीं मानता। सफलता के अलग अलग पैमाने हैं। कोई कितना उड़ सकता है इसमें अपनी सफलता आंकता है और दूसरी तरफ कोई कितना कमा सकता है इसमें अपनी सफलता आंकता है। तो यहाँ भोलानाथ जो है वो कितनी कंपनियों में हिस्सेदारी रखता है, कितनी मिल में उसकी मालिकाना हैसियत है, कैलेंडर जो कमरे में टंगे हुए उसके ऑफिस में, उनमें किन किन कंपनियों में कहाँ कहाँ उसका नाम अटैच है, ये अपनी सफलता मानता है। और इसके पीछे वो मानता है कि वह जो प्रकृति से दूर है, ये जो वो चिड़िया को, भौरों को, तितली को, फूलों को, नदियों को, पर्वतों को, पहाड़ों को, झरनों को नहीं देखता, यही कारण है कि वह सीधा अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता चला जा रहा है। मंजिल उसने अलग अलग तरीके के पैसे कमाने के औजारों को, हथियारों को मान रखा है। चंद्रभान थोड़ा सा स्वच्छंद विचारों का युवक है, रोमांटिक युवक है। कविताएं, कहानियां और प्रकृति को निहारना उसको पसंद है। वह उसको सिखा रहा है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल बेकार बात है। तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम तितलियों के पीछे भागने लगे, तुम बादलों की आवाजाही देख रहे हो, तुमको चाँद पसंद है। नहीं नहीं, ये तुमको शोभा नहीं देता। तुमको अगर तरक्की करनी है तो ये सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। और वो इस अंदाज में उसको बोलता है, इतना डरा देता है कि वो अचानक अपनी सीट छोड़ के खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं जाऊंगा, मुझे एक बार सोचने का मौका दीजिए। और इसमें जैसे कोई पिशाच घुस गया हो, ये भोलानाथ उसको बार बार कहता नहीं नहीं, तुम बच नहीं सकते, तुमको ये वापस आना पड़ेगा और तुम इन शर्तों पे काम करोगे ही करोगे। उसको बिल्कुल बुरी तरह से उन्मादी स्थिति में आकर के डराता है और चंद्रभान भाग खड़ा होता है। यहाँ तक हमने कर लिया था। चंद्रभान के भाग खड़े होने के बाद में ये अपने आप से बात करता है। वो बोलता है, जब चंद्रभान कहता है मेरी तबीयत परेशान हो रही है, मैं चलना चाहूँगा, और जल्दी से चला जाता है, ये कहता है भोलानाथ कि तुम पर मकड़ी का जाला तन चुका है, तुम वापस आओगे। लंबी गहरी सांस लेकर, और वह हूँ मकड़ी का जाला, मैं हूँ। खूब तड़पेगा, खूब जोर लगाएगा, लेकिन आखिर मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। रात का कीड़ा धूप में आ भटका है, झुलस जाएगा, झुलस। एक इस्पाती हंसी, अट्टहास लगाता है कि वो जिस जाले में फंसा है वो मैं हूँ। मैंने ऐसे चक्कर में घुमाया है कि लौट के वो आएगा मेरे ही पास, बच नहीं सकता। ये कीड़ा है, रात का कीड़ा, कह दीजिए पतंगा। रात का कीड़ा पतंगा रोशनी के पास जाएगा जरूर, चाहे वो जल जाए। और अब अपने रेडियो सेट को वो ऑन कर देता है। रेडियो सेट ऑन करता है, मार्केट रिपोर्ट सुनाई जा रही है। भोलानाथ एक कुर्सी पर बैठकर दूसरी को पैर फैलाने के लिए घसीट लेता है और आराम से टांग पसार कर आधा लेटा आधा बैठा रेडियो सुनता है। टांग पसार कैसे होते हैं ना, कुर्सी पे एकदम लेट जाते हैं, आगे की तरफ सरक जाते हैं और टांगे दूसरे पे डाल देते हैं। एक कुर्सी पे बैठना और दूसरी पे टांग रखना, या सोफे पे बैठना, सामने सेंटर टेबल पे टांग रखना, अधलेटी मुद्रा जिसको हम कह सकते हैं, उसमें वो आ गया है और खबरें सुन रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में इसको एक एक जमुहाई आती है, उबासी आती है। अब रेडियो की आवाज,
हापुड़ गेहूँ तैयार 3 रुपया 10 आने, भादों का 3 रुपया 10.5 आने, लायलपुर गेहूँ तैयार 3 रुपया 8.5 आने। कपास की रेट बाजार खुलने पर 81.5 से 81.82 बंद होते वक्त भड़ौच कपास की रेट 279 से 279.5 रह गई है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का बाजार भाव पर काफ़ी असर पड़ा। यह दिल्ली है। अभी तक आप हिंदुस्तानी में बाजार भाव सुन रहे थे, अब थोड़ी ही देर में आपको हिंदुस्तानी में खबरें सुनाई जाएगी। ये रेडियो में समाचार आ रहे हैं। बाजार का भाव बताया है, कपास कैसे है, गेहूं कैसे है, हापुड़ गेहूं, लायलपुर गेहूं, ये गेहूं के भाव थे, फिर कपास के भाव थे, इसी तरह। और अब आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार की खबरों के बाद में हिंदुस्तान की खबरें भी सुनाई जाएगी। हल्के बाजों की आवाज़, बीच बीच में जो रेडियो में ट्यून चलती है चली। भोलानाथ इस बीच में 2-4 बार जम्हाई ले चुका है, आंखों में खुमारी है। इस तरह भोलानाथ 2-4 बार उबासी ले चुका, आंखें नींद से बोझिल होने लगी है। अब आप हिंदुस्तानी में खबरें सुनिए, रेडियो में बोल रहा है। ये खबरें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, पेशावर से एक साथ सुनाई जा रही हैं। आज के बुलेटिन की खास खबरें ये हैं। पूर्वी मोर्चे पर रूसी फौजों का एक जबरदस्त धावा, अंग्रेजी समुद्री बेड़े द्वारा नार्वे पर हमले की कोशिश, लीबिया के मैदान में लड़ाई जोरों पर, अमेरिका के विदेशी मामलात के वजीर का अहम बयान। पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई की जो खबरें आज तक आई हैं उनसे साफ जाहिर है कि दुश्मन को काफ़ी नुकसान ये खबरें इस तरह से बोली जा रही है। एक रोबोटिक अंदाज में एक अपने तरीके से खबरें पढ़ने की परंपरा रही है भारतीय दूरदर्शन और रेडियो की। उस खबरों के हिसाब से ये पढ़ा गया और ये सुनते सुनते थोड़ा झपकी आने लग गई है। और झपकी आते आते देखिए अब कमरे के वातावरण में चेंज होने लगेगा, जो कि सच में चेंज नहीं हो रहा है, इसके अंतश्चेतन में चेंज हो रहा है। भीतर इसको नींद में जाने के बाद लगेगा। धीरे धीरे कमरे के वातावरण में परिवर्तन होता जान पड़ता है। ये काफ़ी लंबा पैराग्राफ है, ये ब्रैकेट में बोला जाएगा। ब्रैकेट में मोटे काले अक्षरों में जो लिखा जाता है वो व्याख्या के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन वो कनेक्शन के लिए ज़रूरी है। हम जुड़ रहे हैं जो जरूरी है, आगे कैसा हो रहा है, क्या क्या चेंजेस होगा। अगर ये व्याख्या के अलावा वाले चीज़ निकाल दे तो हम कहानी जो एकांकी की कथा वस्तु उसको समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको पूरी तरह से ध्यान से पढ़ा जाए। खबरें चल रही है, भोलानाथ उनिंदा होने लगा है और उनिंदा होते होते उसको हल्की नींद आ गई है। नींद में उसको पता क्या लग रहा है कि कमरे का माहौल चेंज हो गया है, उसको नहीं पता चल रहा कुछ भी, ये हम बता रहे हैं। धीरे धीरे कमरे के वातावरण में परिवर्तन होता जान पड़ता है। रेडियो के शब्द धीमे हो जाते हैं, मानो कहीं दूर से आवाज़ आ रही हो। थोड़ी देर में वे शब्द बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ते और उसकी जगह एक हल्की अद्भुत संगीत ध्वनि कर्ण गोचर होती है। जितने समय में वे परिवर्तन होते हैं उस बीच में भोलानाथ बिल्कुल सो जाता है। उसका सिर एक तरफ को लुढ़क जाता है, कुर्सी पे था, कुर्सी पे एक तरफ ऐसे होता रहता है। एकाएक बीच बीच में खर्राटे भी अलग तरीके के उसके गूंजने लगते। एक हल्का नीला प्रकाश कमरे को आवृत कर लेता, कमरे की रोशनी चेंज हो जाती है। पीला जो बल्ब जल रहा था उसकी जगह कमरे में नीला प्रकाश अपने चारों ओर से जैसे रूम को घेर लेता है। उस कुहासे में कमरे के सारे पदार्थ अस्पष्ट और अपरिचित से जान पड़ते हैं। ऐसा कुहासा सा छा जाता उस नीली रोशनी में कि कमरे में जितनी चीज़ें हैं वो अनविजिबल इनविजिबल हो जाती है, नजर आनी बंद हो जाती है। और जो जो वह नीला प्रकाश गहरा होता जाता है त्यों तो रेडियो की संगीत ध्वनि में से एक और ये आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। जैसे जैसे ये प्रकाश बदलता है पीले से नीली रोशनी में, वैसे वैसे संगीत की ध्वनि बदल रही है। रेडियो में से जो संगीत की ध्वनि आ रही थी समाचार के बीच में और समाचार वो बदल जाते हैं, उसकी जगह एक नई आवाज़ आने लगती है। यह आवाज़ पहली आवाज़ से बिल्कुल भिन्न है। यह आवाज़ पहली वाली से एकदम डिफरेंट है, मानो किसी और ही लोक से आ रही हो, दूसरी दुनिया से यह आवाज़ आ रही थी।
पहले उसके शब्द अस्पष्ट और अर्थहीन जान पड़ते थे, लेकिन नीले प्रकाश के बढ़ने के साथ ही वे शब्द भी स्पष्ट होते जाते हैं। पहले ऐसे लग रहा था कौन सी आवाज़ कहीं दूर से कहीं से आ रही है, लेकिन जैसे जैसे कमरे का प्रकाश स्थिर हुआ कि हाँ भाई ये नीला रंग है, उसी तरह से धीरे धीरे वो आवाज़ भी क्लियर होने लगी, स्पष्ट होने लगी। भोलानाथ उन शब्दों को सुनकर चौंकता नहीं है। भोलानाथ नींद में है, उसको वो कमरे की रोशनी बदली हुई दिखती है, वो किसी और दुनिया में चला गया है, आंखें मूंदी हुई है। उस कमरे में बहुत दिव्य प्रकाश है नीले रंग का, और आवाज़ संगीत की दूसरी ध्वनि आ रही है, पर उस आवाज़ को सुनकर वो है ऐसे चौंकता नहीं है, जैसे उसकी वो सुनी हुई आवाज़ है। इस तरीके से है नींद में, जैसे वो अपने पुराने परिचित जगह में पहुँच जाते हैं, तो हमको सच में लगता है। वह पहले तो आंखें बंद किए ही और बाद में आंखें अलथुली किए उत्तर दिए जाता बिना बोले। पहले तो आंखें बंद किए, भाई कौन हो तुम, भोलानाथ हो, बाद में आधी आंखें खोल लेता है, बिना हिले डुले वो जवाब दे रहा है। उसके व्यवहार से कोई असाधारणता प्रकट नहीं होती। उसको देख के कोई नहीं कह सकता कि वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, क्योंकि बाकी लोग तो जग रहे हैं ना और वो सो रहा है। अगर उस कमरे में उस समय कोई आ जाए, उसका सेक्रेटरी, तो उसको यही रहेगा कि साहब सो रहे हैं, क्योंकि नींद में वो अभी बड़बड़ा नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ चिल्ला नहीं रहा है, तो दूसरे को नहीं पता उसके अंतस जगत में ये परिवर्तन चल रहे हैं। अभी एकदम साधारण लग रहा है, वह भी मानो उस अचेतन दृश्य का एक भाग बन गया, वह भी मानो उस अचेतन दृश्य का एक हिस्सा बन गया। बात यह है कि यह सारा परिवर्तित दृश्य उस कमरे को चेतना के लोक से उठाकर अर्ध चेतनता के लोक में पहुंचा देता है, जिसमें कोई बात विचित्र नहीं जान पड़ती। असलियत में हुआ ये कि उस कमरे का वातावरण चेतना से अचेतना के स्तर पे पहुंच चुका है। सामने से देखने पर जगे हुए व्यक्ति को ये परिवर्तन नहीं दिखेंगे। जैसे कई बार होता है कि आप लोगों को नींद आ गई तो सोए आप अपने कमरे में हैं, अपने बिस्तर में, लेकिन नींद में आप स्कूल में, कॉलेज में, खंडर में, जंगल में कहीं भी पहुंच गए, वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप उसमें डर भी रहे हैं, आप उसमें खिलखिला भी रहे हैं, लेकिन आपको सोते देखकर बाकी लोगों को ये फील नहीं होता है। लेकिन आपके लिए तो वो संपूर्ण वातावरण, आवाजें, परिस्थितियां, रंग सब बदल चुके हैं। तो इस कमरे का वातावरण भी भोलानाथ के लिए पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है। कोई विचित्र बात नहीं है, सब नया लगेगा, मतलब दूसरों के लिए कुछ भी नया नहीं है। और भोलानाथ चूंकि नींद में, उसको भी होश नहीं है, और कोई शब्द न मिलने के कारण हम रेडियो से निकली हुई इस नई आवाज़ को अर्धचेतन कहेंगे। एकांकीकार ने कहा है कि उनको और कोई शब्द नहीं मिल रहा, तो ये जो अब रेडियो से नई ध्वनि निकलेगी, जो भोलानाथ से बातचीत करेगी, इसको हम अर्धचेतन नाम देना पसंद करेंगे। अर्धचेतन बात कर रहा है, बोल रहा है, वो खुश, जीत, और तुम समझते हो भोलानाथ कि तुमने एक और विजय पाई, एक और नादान युवक के सपनों को भंग किया, सुंदरता के मंदिर के एक और उपासक को भ्रष्ट कर दिया। ये आवाज उसकी अंतरात्मा की है, जिसको इन्होंने अर्धचेतन कहा है। सोए हुए भोलानाथ के मन में ही सवाल चल रहे हैं। उसको, इंसान को पता होता है गलत क्या कर रहा, सही क्या कर रहा। हम किसी को जानबूझ के धोखा दे दें और नींद में, सपने में हम देख रहे हैं कि हम पश्चाताप कर रहे हैं या उससे माफ़ी मांग रहे हैं, और हमको ये भी पता है कि हम सिर्फ मन ही मन माफ़ी मांग रहे हैं, उसके सामने नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा सा कुछ भाव यहाँ हो रहा है कि उसकी अंतरात्मा उसको कह रही है बस खुश हो गए, राजी, हरा दिया एक और युवक को। तुम समझते हो भोलानाथ कि तुमने एक और विजय पाली। आज तुमको लग रहा है कि तुमने एक और विजय पाली, मतलब अपने ऑफिस में आने वाले सब युवकों को ये यही ज्ञान देता रहता है कि क्या क्या नहीं करना है सफलता पाने के लिए और क्या क्या करना है। अंतरात्मा कह रही है कि एक और भोले भाले मासूम युवक के सपनों को तोड़ दिया। वो सुंदरता के मंदिर का पुजारी था, उसको तुमने भ्रष्ट कर दिया। यानी सुंदरता के मंदिर का पुजारी इसलिए कहा गया है कि वो प्रकृति के सौंदर्य को निहारने वाली आंखें रखता है। अभी उसका दिल प्रकृति के लिए धड़कता है। पेड़ों की गिरती हुई पत्तियों का मरमर वो सुनता है, चांद के सौंदर्य को निहारता है, सनराइज सनसेट वो देखता है। आज तुमने उसको सिक्कों की आवाज़ सुनने वाले इंसान में बदलने की
पूरी कोशिश कर ली। भोलानाथ आंखें बंद किए किए नाक की आवाज़ से निकल रहा है कि तुम मुझसे कुछ कह रहे हो। अभी भी भोलानाथ एकदम नींद में, उसको इसे लग रहा है कि किसी और से बोला जा रहा है। तो कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? नाक से, हाँ मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम ताज्जुब तो नहीं कर रहे हो? अंतरात्मा कहती है भाई मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, तुमको आश्चर्य तो नहीं हो रहा है? मैं ताज्जुब किसी बात पर नहीं करता, तुम जो कुछ कहना चाहते हो कहो, मैं सुनूंगा। कहता है मैं किसी बात पे ताज्जुब नहीं करता, तुमको जो भी कहना है कहो, मैं सब सुनूंगा। अब इसकी बात पर अर्ध चेतन की बात सुनिए। कहता है क्या तुम सच ही मेरी बात सुनोगे? तुम झूठ बोल रहे हो। दिन में न जाने कितनी बार मैं अनगिनत बातें करना चाहता हूँ, लेकिन तुम कान तक नहीं देते। उस दिन जब तुम्हारी बाग में कामिनी के पेड़ अपने फूल गिरा गिरा कर मखमली घास पर सफेद चादर बिछा रहे थे, तब मैंने तुमसे कुछ कहना चाहा था, लेकिन तुमने न सुना। एक और रोज पश्चिम दिशा को घेरती हुई सांझ के आंचल में पड़ी हुई पोखर के आईने को देखकर मैंने अपनी बात छेड़ी, लेकिन तुमने मुझे झिड़क दिया। उस दिन पहाड़ी की कंदराओं में से निकलती हुई बंसी का स्वर मैंने तुम्हें सुनाना चाहा, लेकिन तुम दामन सा छुड़ाकर भागे। जब इसने बोला कि मैं आश्चर्य नहीं करता, किसी बात पे ताज्जुब नहीं होता, तुम सुनाओ मैं सुनूंगा, तो ये सुनता तो है नहीं अपनी अंतरात्मा की आवाज़, उसको हमेशा अनसुनी करता है। तो अंतरात्मा कहती है कि सच बताओ, सुनोगे तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तो बहुत बार सुनाती हूँ। ऐसे तुम मेरी बात सुनते होते तो कितने ही सारे प्राकृतिक दृश्यों का रसपान तुम कर चुके होते। और उदाहरण में बता रही है कि दिन में न जाने में कितनी बार अनगिनत बात, जैसे होता है कि आप बाहर जा रहे हैं और किसी के घर के बाहर बोगनवेलिया की बहुत खूबसूरत डालियां फूल से लदफद है, और आप एकदम से रुकते रुकते सोचते हो लेट हो रही है जल्दी निकलो, तो आपने जो 1 मिनट के लिए सोचा था ठिठक करके आहा क्या गजब फोटो खींच लूँ या मैं रुकूं, यह अंतरात्मा थी। लेकिन आप भाग जाते हो कि नहीं नहीं लेट हो रही है मुझे पहुंचना है। ये वो करता है भोलानाथ। तो अंतरात्मा कहती मैं तो अनगिनत बात कहती हूँ, लेकिन तुम कान तक नहीं देते, यानी ध्यान नहीं देते। भोलानाथ के बगीचे में कामिनी के पेड़ों से फूल झड़ झड़ के नीचे मखमली घास बिछा रहे थे, सफेद चादर तैयार कर रहे थे। अंतरात्मा ने कहा आहा क्या फूल झड़ रहे, क्या सफेद चादर, फूलों की सेज। लेकिन इसने अपने फाइल का काम निपटाता रहा। एक रोज पश्चिम की तरफ से सांझ के आंचल में पोखर में सूरज की परछाई पड़ रही थी, बड़ा मनोरम दृश्य था। दिखाना चाहा अंतरात्मा ने, लेकिन इसने झिड़क दिया, लेट हो रही है यार जल्दी निकलो यहाँ से। और एक दिन ये कहीं से लौट रहा था, पहाड़ी रास्ते को पार करते हुए, तो कंदराओं से गुफाओं से बांसुरी की किसी संभवतः किसी गरड़िए ने बजाई होगी, बांसुरी की आवाज़ सुनी थी। एक पल के लिए मन ने कहा था कि रुक के सुन ले, लेकिन इसने गाड़ी दौड़ा दी। दामन सा छुड़ा के भागना, जल्दी से निकल भागा वहां से। भोलानाथ कहता है लेकिन तुम सोचो, मैं ठहरा कामकाजी आदमी, मुझे ये सब सुनने की इच्छा कहाँ? तुम मेरा नाम तो लगा दो भले, लेकिन एक बात कहो, मैं कामकाजी आदमी हूँ, मुझे इन सब को सुनने का कहाँ टाइम है? अर्धचेतन कहता है तुम फिर झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास इच्छा है, तीव्र लालसा है, लेकिन तुम उसे दबाते हो। तुम उठते हुए तूफान को रोकने की चेष्टा करते हो, सागर की चढ़ने वाली लहरों के आगे बांध लगाते हो, और फिर तुम्हें घमंड होता है यह सोचकर कि तुमने इन्हें थाम लिया। अंतरात्मा से किसका दिल छुपा है? अंतरात्मा कहती है कि अच्छी तरह जानती है वो। इसका मन तो करता है सूरज को देखने का, मन तो करता है चांद को देखने का, मन करता है बगीचे में टहलने का, मन करता है संगीत सुनने का, लेकिन इन सब को इग्नोर करता है, अवहेलना करता है, उपेक्षा करता है, और फिर गुमराही में, गर्व में इठलाता है कि देखो मुझ पर सेल्फ कंट्रोल, देखो मुझ पर कितना अंकुश है, मेरा इंद्रिय जीत हो गया है। ये बहुत लोगों की आदत है। चाय पीना बंद कर देंगे और फिर तमाम दुनिया में ढिंडोरा पीटेंगे, हमने तो चाय भी बंद कर दी, हम तो चाय पीते ही नहीं। अच्छा भैया, आपके चाय नहीं पीने से जीडीपी बढ़ गई क्या? आपके चाय नहीं पीने से अंधविश्वास खत्म हो गए क्या? आपके चाय नहीं पीने से आपके बच्चे परीक्षा में पास हो गए क्या? भैया, आपके चाय नहीं पीने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा संसार में। आप दूसरों को नीचा और दिखाते हैं,
आप अभी तक चाय पीते हैं, छोड़ दो, बेकार है। मैंने तो एक दिन संकल्प लिया था, छोड़ दिया। कोई सुबह जल्दी उठने की कोशिश में दूसरों को बोलता है तुम लेट उठते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें पहले छोड़ देना, पहले कर लेना और फिर दूसरों को अपनी श्रेष्ठता दर्शाने की कोशिश करना, यही इसमें आ गया है। सब चीज़ें देखने की इच्छा होती है, लेकिन नए आए हुए लड़कों पे रौब गाड़ता है कि तुम अभी तक ये सब में लटके हो। अरे छोड़ो, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। भोलानाथ को इतना सुना दिया इसने, तो भोलानाथ कह रहा है ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो, मुझसे क्यों कह रहे हो? इसलिए कि आज तुम्हें सुनना पड़ रहा है। आज तुम मेरे दास हो। आज वह रुका हुआ तूफान दुगनी तेजी से चलेगा, वे लहरें तुम्हें अपनी भुजाओं में सिमेट कर ही दम लेगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जीत हुई कोमल कल्पना की उस मूर्ति पर, लेकिन सचमुच तो आज तुम्हारी भारी हार है, क्योंकि आज तुम्हारी भावुकता जाग रही है। अंतरात्मा हमें कहती तो रोज है, लेकिन सुनते हम उस दिन है जिस दिन मन विगलित रहता है, ग्लानि भाव जग जाता है। तो अंतरात्मा कह रही है कि तुमको सुनना इसलिए पड़ रहा है कि आज वो उसके चंगुल में है। आज इसके अंदर वो विचार ज़्यादा दुगनी तेजी से चल रहे हैं, क्योंकि उसको तो भगा दिया, चंद्रभान को डरा दिया, लेकिन भीतर कहीं ये आस याद आ गई थी कि एक दिन वो चंद्रभान के जैसा ही युवक था, और आज जो चंद्रभान को सिखा रहा है जिंदगी ने उसको सिखाया था, और वो आने वाले वक्त में चंद्रभान को अपने जैसा बनाना चाहता है। एक आत्मग्लानि का भाव उसके अंदर थोड़ा सा जगह था, इसलिए अंतरात्मा इस पर आज गला पकड़ के बैठी है। कह रही है आज वो लहरें तुम्हें भुजाओं में समेट कर दम लेगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारी उस कल्पना की मूर्ति पर, उस युवक पर जीत हुई है, नहीं, आज ही तो तुम्हारी भारी हार है, क्योंकि आज तुम्हारी भावुकता जगी है, यानी आज तुम्हारी चेतना जगी है। आज एहसास हो रहा है कि तुमसे फिर एक लड़का खत्म हो रहा है, तुम फिर किसी एक को पूंजी का दलाल बनाने चले हो, और इसीलिए आज तुम मेरी गिरफ्त में हो, मुझे सुनने को मजबूर हो। आज हम इतना ही करेंगे, पेज नंबर 71 के फर्स्ट पैरे को करेंगे। इस वीडियो को आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर देखेंगे और चैप्टर में इसको समझने में सहूलियत लेंगे। थैंक यू।